करते हैं आगे और तुम देखो उसको। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले टर्म पे बताया था कि जो कार्बोकैटायन होता है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी 3 तरह का कार्बोकैटायन है। तो बच्चों ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट होता है उनका। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो भी ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को रिलीज करते हैं। तो कोई भी स्पीशीज तभी स्टेबल होती है जब उस पे चार्ज कम से कम हो। जैसे अगर हम टर्शरी कार्बोकैटायन की बात करें तो उसमें प्लस चार्ज सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि तीनों मिथाइल अपने प्लस आई इफेक्ट यानी कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। 2 डिग्री कार्बोकैटायन में थोड़ा सा कम न्यूट्रलाइज हो रहा होगा क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में और कम न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि यहाँ पर 1 मिथाइल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है यानी कि 3 डिग्री वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो उसमें बेटा हेडिंग डलेगी कंपैरिजन ऑफ कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस। ये इसकी हेडिंग है, कंपैरिजन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन अब बेटा अब हम लोग कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो अभी भी जो प्लस है यहाँ पे इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट होगा और ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे माइनस चार्ज कम होने की बजाय माइनस चार्ज यहाँ पे उल्टा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर 3 डिग्री अगर हम कार्बोएनाइन लेंगे, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री और दिस इज 1 डिग्री। तो बेटा जो 3 डिग्री है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वहां पे माइनस चार्ज कम है और 3 डिग्री में माइनस चार्ज और ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इसका क्या ऑर्डर है और आपने कहां पर गलती की थी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मिथाइल का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम्हें अब क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग की जो नेक्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पर वो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ फिजन। और टाइप्स ऑफ फिजन आप पहले से भी जानते हैं, इसका आइडिया आपको पहले से भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग काफी सारी और बातें देखेंगे जो फिजन से रिलेटेड है। जैसे अगर हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, तो ये सभी बच्चों को पहले से भी पता है कि बॉन्ड का जो फिजन होता है यानी बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो 2 तरह से होती है। एक होती है हेट्रोलिटिक फिजन और एक होती है होमोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन से ही मतलब क्लियर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइवन होगा, मतलब किसी के पास ज्यादा होंगे तो किसी के पास कम होंगे। और होमोलिटिक का मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होमोलिटिक फिजन। तो अब हम लोग इसके बारे में देखना चाहते हैं, हालांकि हम लोग ये पहले ही जानते हैं इसलिए हम लोग इसकी डायरेक्ट रिएक्शंस करने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन में मैंने बताया था कि जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होती है तो ए के ऊपर प्लस चार्ज आता है और बी के ऊपर माइनस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि बी ने ए से एक इलेक्ट्रॉन लिया है और माइनस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बी का खुद का होता है और एक उसने ए से लिया होता है। और होमोलिटिक फिजन हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, मतलब ये दोनों एटम्स जो होंगे ए और बी वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें क्या क्रिएट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या क्रिएट होते हैं,
कैटायन और एनायन। तो आज हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले टर्म पे एक रिएक्शन लिखी थी, वो रिएक्शन थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये आपको पहचानना होगा कि ये किसका एग्जांपल है। तो इसमें राधिका क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। सर डबल बॉन्ड ब्रेक होगी और BrCH के साथ चला जाएगा और CH3 हो जाएगा। हाँ, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होती है इस डायरेक्शन में। तुमने पूछा था इसी डायरेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ शिफ्ट करा देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक जो कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन जिसमें अनसैचुरेशन है, उसपे एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। तो जो प्लस वाला है वो जुड़ जाएगा Br के साथ, और जो माइनस वाला है और जुड़ जाएगा वो H के साथ। तो इसका जो हम लोग प्रोडक्ट है वो अब हम लोग डायरेक्टली बनाना जानते हैं, उसमें हमें अब किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, उस साइंटिस्ट ने उसका नाम भी दिया था। साइंटिस्ट कहता है कि अगर आप मैकेनिज्म भूल जाएं तो आप हमारा नाम रखें। तो साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकॉफ। साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है, स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए इसलिए मैंने हिंदी में आपको क्लियर कट दिखा दिया है। मार्कोनिकॉफ का रूल होता है। मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि ये सिर्फ HCl के लिए नहीं है, ये HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट जो इस टाइप का हो। तो अब हम लोग इस बात को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन HCl के साथ हो, वाटर के साथ हो, सभी के साथ रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जो तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है, जैसे यहाँ पर HBr है, तो उसमें नेगेटिव पार्ट यानी कि Br माइनस वो वहां पे जाकर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो CH डबल बॉन्ड CH2 में CH के पास एक हाइड्रोजन है और CH2 के पास दो हाइड्रोजन है। तो बेटा इस वाले सिस्टम में CH यानी कि इस वाले CH पर जाकर के नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, यानी कि Br जाकर के यहां पर अटैक करेगा। ये Br यहां से निकलेगा और यहां पर अटैक करेगा और H सीधा यहां पर चला जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ का सीधा सीधा नियम है, जिसको अंग्रेजी भाषा में बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस करने होते हैं। मार्कोनिकॉफ ने सीधा सीधा बता दिया कि अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाकर के जुड़ता है जहां पर H कम होते हैं। तो देखो यही है मार्कोनिकॉफ का रूल। तो ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया है। तो ये बात और भी सबके लिए ट्रू है एक तरह से, तो उस बात को हम तुम्हारे लिए और ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, 10-12 पेज बना दें। तो ठीक है, इतना तो तुम समझी गई होगी कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है। तो ठीक है, मार्कोनिकॉफ की तरफ हम लोग समझ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ रहे हैं और दोबारा फिर से एक एग्जांपल लिख रहे हैं। CH3, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे वाटर के साथ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी कि OH वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ऐसा होता है कि OH जो है, ध्यान से देखिए, ये जो OH है ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो देखो OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसा दिखाई देता है। इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं शुद्ध भाषा में। और ये तो आपके कोर्स में है ही इतना सारा रिएक्शंस, ये आपको पहले भी मैंने बताया है और दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं आपके रिवीजन के लिए कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल आप समझते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है राधिका,
ओके, नहीं पता तो कोई बात नहीं। कभी भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, ये एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब ये आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनता है। और बात आपको याद रखनी होगी, जितने ही एलएचएस में कार्बन होंगे उतने ही आरएचएस में कार्बन है। तो ये कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि एलएचएस में 2 कार्बन है और आरएचएस में भी 2 कार्बन, कार्बन की संख्या बदलती नहीं। तो आपको ये टिप पे अब याद रखना है, क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लिखिए, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, अभी हमने आपको बताया था सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से दिखाई देगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए ये आप रिएजेंट रट लीजिए, बल्कि काफी सारे रिएजेंट है, ये पहला आपके सामने आया है, इसको हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, ये है आपका जवाब। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। कीटोन तो तुम जानती हो ना राधिका, जब C डबल बॉन्ड O होता है तो उसको कीटोन कहते हैं। आवाज आ रही मेरी? यस सर। अब हमारे पास आता है टर्शरी अल्कोहल, लेकिन टर्शरी अल्कोहल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है। वो उतना खास अभी जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, ये जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इसी को आप 24 घंटे याद रख पाए तो यही बहुत है इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फ्री रेडिकल को किस तरह से यूज किया जाता है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स कैसे काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स का काम देखना है और एक दो मैकेनिज्म ही देख लेते हैं, तो शायद इसकी थ्योरी हम लोगों को कुछ क्लियर हो जाएगी, फिर आगे हम लोग और भी यूज करेंगे। ठीक, तो फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, जैसे अगर किसी ने लिख दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस उसने लिख दिया HBr और एरो पे लगा दिया उसने, एरो के ऊपर लिख दिया परऑक्साइड। क्या लिख दिया? परऑक्साइड। तो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगता, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। तो याद रखो, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ का जो जस्ट उल्टा नियम होगा उसके आधार पर रिएक्शन की जाती है। तो मार्कोनिकॉफ का जो जस्ट उल्टा नियम होता है वो आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ बता के गया है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर H कम होते हैं। अब एंटी मार्कोनिकॉफ बोलो कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होंगे। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस होगा तो प्राइमरी हैलाइड बनता है, लेकिन अगर परऑक्साइड नहीं है तो बेटा यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपके सामने बनाया था, दिस इज 2 डिग्री हैलाइड, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम परऑक्साइड यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, परऑक्साइड यूज करेंगे तो सारी चीजें प्राइमरी बनेंगी, लेकिन अगर हमको सेकेंडरी बनाना है तो फिर परऑक्साइड यूज नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है ये सब। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे चलती है उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं समझेंगे। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही परऑक्साइड की मैकेनिज्म चलती है। परऑक्साइड का नाम आपने कभी नहीं सुना तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे देखिए, ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपने ये पहले भी देखा है अगर आपने परऑक्साइड नहीं क्लियर है। परऑक्साइड का मतलब होता है जो ऑक्सीजन होते हैं उनमें उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अमूमन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन अगर परऑक्साइड लिंकेज आ जाती है तो परऑक्साइड लिंकेज में 2 ऑक्सीजन लगातार जुड़े रहते हैं और उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इसको हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, इसको हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि परऑक्साइड की अगर प्रेजेंस होगी तो वहां पे मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं लगेगा, वहां पर
एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ समझ गए होंगे कि नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होंगे। और अगर तुम देखना चाहो तो देखो ये नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ा है जहां पर H ज्यादा है। तो इस वाले सिस्टम में अटैचमेंट होता है जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। ठीक है ना, H ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, इस कार्बन की वैलेंसी तो पहले से ही पूरी है, यहाँ थोड़ा ना जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आएगा, मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम जो होता है वहीं पे जाके अटैक होता है। उसमें एक कार्बन को H मिलना होता है, एक कार्बन को Br मिलना होता है। ये डिसाइड करने के लिए मार्कोनिकॉफ कहता है मैं हूं ना, और बताता है कि पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो मार्कोनिकॉफ। तो अभी हमने जो आपके सामने ये जो बनाया है H2O2, H2O2 का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ऐसी कई सारी पेरोक्साइड लिंकेज भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेंगी, और आपको याद रखना होगा कि पेरोक्साइड लिंकेज में दो ऑक्सीजन लगातार जुड़े रहते हैं और हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 स्टेट होती है। ओके, अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये चलता कैसे। ओके, तो छोटी सी हम लोग अभी हेडिंग डालते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अभी हम लोग छोटी सी हेडिंग डाल के समझते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आखिर चलती कैसे, इसमें समझना क्या होता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो 3 स्टेप में चलती है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलती है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, जो मैंने अभी आपके सामने अंडरलाइन किया। दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन, और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। इसमें पहले 2 स्टेप हमारे काम के होते हैं, टर्मिनेशन वाला स्टेप हमारे काम का नहीं होता। तो चलिए इनिशिएशन देखिए, मैकेनिज्म आपको समझनी है, और मैकेनिज्म आप कैसे समझते हैं देखिए जरा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्शन आपकी है, चलिए रिएक्शन मैं लिख देता हूं नीचे। रिएक्शन बेटा आपकी यही, अच्छा पीछे लिखी हुई है रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है। हम इसी पे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस रिएक्शन की बताने जा रहे हैं जो अभी हमने तुम्हारे सामने बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। सबसे पहले क्या होता है कि जो तुम्हारे पास पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में जरूरी नहीं है कि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कोई भी पेरोक्साइड होता है। तो जैसे मैंने पेरोक्साइड लिखा, एक पेरोक्साइड जैसे मैंने लिख दिया ROOR, ये पेरोक्साइड ब्रेक हो जाता है और बन जाते हैं इसमें 2RO फ्री रेडिकल। मतलब ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये दोनों ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अलग हो जाते हैं। तो RO फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल बनता है, जिसको हम 2RO फ्री रेडिकल लिखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, HBr आता है, वो RO फ्री रेडिकल से मिल जाता है। अब अंदर ही अंदर क्या होता है बेटा, जो HBr में H और Br है, ये अपना अपना फ्री रेडिकल लेकर के अलग हो जाते हैं, और जो H वाला फ्री रेडिकल है वो RO वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके ROH बना देता है, और Br फ्री रेडिकल बाहर निकल जाता है। तो ये बात आपको अगर ना समझ में आई हो तो मैं इसको अलग से नीचे समझा देता हूँ। तो देखो ये H और Br जो है ये अपने अपने फ्री रेडिकल लेके रखे हैं, RO फ्री रेडिकल अपना लेके बन रखा हुआ है। अब ये RO फ्री रेडिकल इसके पास जाएगा तो ये ROH बनेगा और Br फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुमको ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो जो बात क्लियर हो गई उसको हम रफ कर देते हैं, वरना तुमको कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये आपका बेटा इनिशिएशन 2 स्टेप्स में होता है। मैंने आपको बताया कि इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन का मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। तो आपने किस फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन किया इनिशिएशन में? Br फ्री रेडिकल।
तो इनिशिएशन का मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। तो आपको कौन सा फ्री रेडिकल आपने प्रोड्यूस किया? Br फ्री रेडिकल। क्योंकि बेटा जब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, ये सब रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सबसे पहले अटैक करने के लिए कौन जाता है? Br। जब Br अटैक करने के लिए जाता है तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड टूट रहा है और सबसे पहले Br अटैक कर रहा है। तो Br क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? ओके, तो Br फ्री रेडिकल आ गया है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप आपका है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, ये दूसरा स्टेप है आपका प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोपोगेशन में जो आपका एल्कीन है वो आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल आ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब जो CH डबल बॉन्ड CH2S में डबल बॉन्ड टूटेगा और CH और CH2 अपना अपना फ्री रेडिकल लेकर के अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों अपना अपना फ्री रेडिकल लेकर के अलग हो जाएंगे। तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ। प्रोडक्ट इसमें दो बनेंगे बेटा, एक बनता है प्रोडक्ट CH3CH। तो एक फ्री रेडिकल CH के पास है, एक फ्री रेडिकल CH2 के पास है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बॉन्ड टूटा है। तो Br के पास दो चॉइसेस होती है, एक तो वो यहां पे भी जा सकता है जुड़ने के लिए और एक तो वो यहां भी जा सकता है जुड़ने के लिए, यानी बगल वाले कार्बन के पास। तो बेटा Br के पास दो चॉइसेस है, या तो वो पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ जाए या तो वो दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़े। अब बेटा हमने जैसे आपको बताया था ना कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। उसी तरह बेटा फ्री रेडिकल्स में भी होता है। फ्री रेडिकल्स में भी जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की। वो कैसे हुई मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप याद रखिए फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो आप कहेंगे सर यहां पर दो तरह के फ्री रेडिकल क्रिएट हुए हैं, एक क्रिएट हुआ है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 1 डिग्री, और दिस इज सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो सर स्टेबल कौन सा हुआ? 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो 2 डिग्री जो है उसको हम लिख देंगे मेजर और ये वाला लिख देंगे हम माइनर। अब जो बेटा मेजर वाला है वो मेजर वाला नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करता है। ये देखिए मेजर वाला नेक्स्ट स्टेप में आ गया कंटिन्यू होकर के। ठीक है, अब मेजर वाले को अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो फाइनल प्रोडक्ट पे क्या था आपका फाइनल प्रोडक्ट? वो था CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, यानी CH जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है उसको एक H मिल जाए तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए मैंने HBr दे दिया, HBr से एक H का फ्री रेडिकल जुड़ेगा और वो उसके साथ जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल वापस हट के निकल जाएगा। ये हो गया बेटा प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि पहले स्टेप में आपने जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया था उसको कंज्यूम करो और दूसरे स्टेप में वापस उसको रिप्रोड्यूस करो। ये देखो हमने वापस रिप्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो आपका बेटा जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैंने आपको अभी अभी बना करके दे दिया है। दिस इज द योर मेजर प्रोडक्ट। यही आपका क्वेश्चन था कि ये बना कैसे आखिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आपका प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है। उसके बाद बच्चों तीसरा स्टेप आता है, यस बताइए सर। मुझे एंड वो लास्ट ही समझ में नहीं आई। लास्ट वाला कौन सा? बोलो मुझसे। सर जब आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया वो समझ में नहीं आया। अच्छा ये वाला, ओके मैं ये वाला। यस सर। तो बेटा इसमें देखो, तो ये बेटा आपका मेजर था, मेजर वाले को मैं आगे कंटिन्यू करके ले आया। ये देखो ये मेजर वाले को मैं कंटिन्यू करके ले आया। अब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या था? आपको फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनाना था। ये देखिए, क्योंकि आप किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म तभी लिखते हैं जब रिएक्शन आपको पहले से पता हो। तो बेटा हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म में हमको फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनाना है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ।
तो बेटा अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं मेजर से, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन कौन देने आएगा, तुम कहोगे सर हाइड्रोजन HBr देने आएगा। ये HBr ब्रेक हो जाएगा H और Br फ्री रेडिकल में, जो H का Br फ्री रेडिकल है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल वापस बाहर निकल के आ जाएगा। ये होता है बेटा। बताओ, फिर से बताना है? नो सर, आगे समझ। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन हम भी तुमसे बता तो देते हैं थोड़ा सा। तीसरा स्टेप है, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। तीसरे स्टेप को हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये एकदम फर्जी का स्टेप होता है, इसको तुम लिखो चाहे ना लिखो, ये तो आपके ऊपर है। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है दी एंड। इसमें ये होता है कि जैसे बचे हुए जो फ्री रेडिकल होंगे वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फालतू के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे बचे हुए फ्री रेडिकल, मान लो Br फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए और Br2 बना दिए। तो बस इतना लिख करके आप छोड़ दो। टर्मिनेशन में कुछ भी नहीं होता। मेन आपके जो स्टेप है वो है आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के इनिशिएशन और प्रोपोगेशन। यही दो मेन स्टेप है, इन्हीं को याद रखना होता है, इसी से ही मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यही होते हैं बेटा। तो तुमने इतनी देर में नोट कर लिया होगा, क्योंकि तुम साथ में नोट जरूर करना, क्योंकि हम नोट्स तो भेज देते हैं, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखने से कम समझ में आता है, लिखने से ज्यादा समझ में आता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को और बढ़ा देते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हमने कंटिन्यू कर दिया। चलिए, अब हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। चलिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हेडिंग डालिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम लोग को अब देखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कैसे देखना है जरा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कार्बोकैटाइंस की, ये सबसे पहला कार्बोकैटाइन है। इस कार्बोकैटाइन के साथ 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अब ये आपके पास है कि आप 3 बेंजीन रिंग बनाते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बेंजीन रिंग, तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए हम 3 बेंजीन रिंग बना देते हैं। तो हालांकि अब इसको बनाना बेस्ट नहीं होगा, तुम समझ गई होगी बेंजीन का मतलब क्या होता है। तो हम इसको अब रिमूव कर देते हैं। हम सीधा सीधा बेंजीन हटा करके उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसको लिखते हैं C6H5। C6H5, C6H5, यानी ये टर्शरी कार्बोकैटायन है और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अगला CH+। अब जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसकी वैलेंसी तो 3 होती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि C+ और C- दोनों की वैलेंसी 3 होती है। इसका मतलब अब यहाँ पर आप 2 C6H5 ऐड करेंगे। आपने ये ऐड कर दिया, फिर आप इसको लिखिए CH2 प्लस और यहाँ पे लिख लीजिए C6H5। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको समझना होगा और आपको खुद बताना होगा कि यहाँ पर किस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बताओ राधिका, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री? दिस इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जल्दी बताओ बेटा। सर नहीं पता। ओके, नहीं पता। तो बेटा मैंने आपको कई दफे ये स्ट्रक्चर्स बनाए के दिखाए हैं, तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अब आपको दोबारा बना के दिखाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है 1 डिग्री वाला, इसको मैंने खोल के बना दिया है। इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल कैटायन। क्या कहते हैं? बेंजिल कैटायन। अगर CH2 पे प्लस चार्ज है तो बेंजिल कैटायन, CH2 पे माइनस चार्ज है तो बेंजिल आयन है। तो मैंने बेटा इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए। जब बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो आप कैसे बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आप कहते हैं सिंगल का डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया, और जो चार्ज था वो नीचे खिसक के आ गया। इस तरीके से ये रेजोनेंस होता रहेगा और चार्ज का माइग्रेशन होता रहेगा। तो बेटा ऐसे ही तो बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
और बना के दिखा देते हैं, हम नीचे बना लेते हैं। ये आपके सामने दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिंगल का डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया, चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर ये इधर माइग्रेट करेगा। तो ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाता चला जा रहा हूँ। सिंगल का डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया, चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर खिसक आया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चले जा रहे हैं और वापस आपका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। तो बेटा जब आपने रेजोनेंस किया तो रेजोनेंस से क्या मिलती है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। हमने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है वो बेंजीन में ना रह करके वो पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली डीलोकलाइज हो जाता है। जब चार्ज एक कार्बन पे यानी एक एटम पे ना रह करके पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो जाए तो उससे उस चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो तुम कहो कि सर यस बेंजीन कैटायन की स्टेबिलिटी है, लेकिन मैंने कहा बेटा यहाँ पर ध्यान दो, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि प्लस चार्ज पहली रिंग में भी जाएगा रेजोनेंस होने के लिए, दूसरी रिंग में भी जाएगा, तीसरी रिंग में भी जाएगा। तो 3 जगह से रेजोनेंस मिल रहा और यहाँ 2 जगह से, यहाँ पे सिर्फ 1 जगह से। तो जहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये होता है रेजोनेंस का मतलब, जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। चलिए, तो ये फिनाइल ग्रुप कहते हैं, इसको फिनाइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, C माइनस के साथ अब मैं 3 बेंजीन रिंग जुड़ा रहा हूं, जैसे C6H5, C6H5, C6H5। तो याद रखिएगा C माइनस की वैलेंसी 3 होती है, ऐसा ना हो आप वैलेंसी अपने आप से ही बढ़ा दें। हाँ, तो आपके पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बो एनाइन गिवन। तो राधिका तुम बताओ अब इसमें कि तीनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कि 3 डिग्री की, कि 2 डिग्री की, कि 1 डिग्री की? सर 3 डिग्री। यस बेटा, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पे जो माइनस चार्ज है वो सबसे ज्यादा तीनों रिंग में डीलोकलाइज कर लेगा जाकर के, और रिंग की स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग आप जोड़ देंगे डायरेक्टली कार्बन से तो उसकी स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये बेटा मैंने हेडिंग डाल दी। तो बेटा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में कौन कौन से होते हैं ये हम लोग को समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल्स भी बताए हैं, न्यूक्लियोफाइल्स भी बताए हैं, ये सब अटैकिंग ही रिएजेंट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो फ्री रेडिकल को तो मैं काफी देर से तुमको एक्सप्लेन कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल को मैं थोड़ा सा तुम्हें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं अच्छे अच्छे, तो इससे तुमको याद रहेगा, वरना तुम बार बार भूल जाओगे कि इलेक्ट्रोफाइल के और क्या सिम्टम्स थे। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं समझिए। पहला सिम्टम्स, these are deficient in electrons। लिखते जाइए मेरे साथ, these are deficient in electrons। दूसरा पॉइंट, these accept a pair of electrons
फ्रॉम, देखो, these accept a pair of electron from the reagent, या सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तीसरा पॉइंट, दे आर लेविस एसिड, इनको लेविस एसिड भी कहते हैं, या सिर्फ लेविस एसिड लिख दो, इसका मतलब लेविस एसिड किसको कहते हैं? लेविस एसिड हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को कहते हैं, जो कैटायनिक स्पीशीज होती है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, उनको हम लोग लेविस एसिड भी कहते हैं। चौथा, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज भी हो सकते हैं। तो यहां लिख लो, these are neutral or positively charged chemical species, chemical species। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं, हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल। This is न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, हम लोग उनको समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो these are rich in electrons, these are rich in electrons, लिखते जाइए, these are rich in electrons। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं RICH, rich, rich मतलब अमीर, rich in electrons। दूसरा पॉइंट, they donate a pair of electron, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये डोनेट करते, they donate pair of electrons to the substrate, to the substrate। तीसरा पॉइंट, इनको हम लोग लेविस बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस बेसिस। इसको तुम लोग पहले लुई कहते थे, लुई नहीं कहते, इसको लेविस बेसिस कहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, ABCD, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं। तो these are neutral or negatively charged species या chemical species। राधिका तुमको सुनाई दे रहा है? यस। तो ये होते हैं बेटा, तीन तरह के होते हैं। तो मैं आपको दो तरह के पहले ही फ्री रेडिकल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में और समझा दिया। अब बेटा हम लोगों को इनके एग्जाम्पल्स पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोगों को उनके एग्जाम्पल्स कम पता होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि फ्री रेडिकल का क्या है एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल का क्या है एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, हेडिंग डालिए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स आप जानते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे H+, Cl+, Br+, NO+। न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल लिख लो AlCl3, BF3, SO3, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो कई लोग के दिमाग में होता है कि न्यूट्रल क्या होता है। तो न्यूट्रल देखो मैंने बेटा लिखा है AlCl3 में, BF3 में ना Al का ऑक्टेट कंप्लीट है
ना BOF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। SO3 में सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि SO3 में S जो होता है ऑक्सीजन के साथ 3 जगह डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे SO3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है उसमें। चलिए अब आगे हेडिंग डालते हैं, एग्जाम्पल ऑफ, लिखो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैं न्यूक्लियोफाइल की स्पेलिंग कभी कभी गलत भी लिख देता हूं, लेकिन अभी सही लिख रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। सर सर Cl प्लस कैसे हो सकता है? होता है बेटा, Cl प्लस भी एग्जिस्ट करता है और Cl माइनस भी एग्जिस्ट करता है, Br प्लस भी एग्जिस्ट करता है, Br माइनस भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये जब थ्योरी आगे पढ़ती चली जाओगी तो तुमको ये स्पीशीज मिलेंगे, अभी हमने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो Cl प्लस अगर आप ऐसे समझ लेना चाहें, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर कोई माइनस चार्ज दे दे तो ऑक्सीजन स्टेबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कोई प्लस चार्ज दे दे तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, और जो हाईली अनस्टेबल होता है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वैसे Cl प्लस भी है, Br प्लस भी है, ये सब हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत प्रेफर्ड किए जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। जैसे आपको नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो उसमें NO2 माइनस नहीं होता, NO2 प्लस आता है बेंजीन पे अटैक करने के लिए, और रिएक्शन फास्ट होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम स्टेबल चीजों को अटैक नहीं करवाते, अनस्टेबल जो चीज होती है वो अगर होगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन का रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो Cl प्लस का मतलब ये हाईली अनस्टेबल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और आपने उसके विरुद्ध काम किया है, आपने उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह रिएक्ट करेगा और रिएक्शन के रेट को फास्ट दे देगा, प्रोडक्ट की यील्ड को बहुत अच्छा कर देगा। इसलिए Cl प्लस Br प्लस ये हाईली प्रेफर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, H प्लस उतना नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बीच में डिस्टर्ब करती रहा करो, उनको समझ में नहीं आता है फिर। देखो OH माइनस, Cn माइनस, तो ये सब बेटा OH माइनस, Cn माइनस और भी कई सारे होते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। OCH3 माइनस, OCH3 माइनस और SR माइनस, SCH3 माइनस, ये भी होते हैं, NH2 माइनस, है ना, ये सब होते हैं। तो ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर हम न्यूट्रल वाले लेंगे बेटा, तो न्यूट्रल वाले में बेटा एक आता है अमोनिया, ठीक है, एक आता है वाटर, ठीक है, एक आता है ईथर। ये सब न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये अटैक करने के लिए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा इतना पार्ट तुमको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे तुमको आराम से नोट्स भी दिए हैं ताकि तुम अब भूलो तो भूल ना पाओ। तुम अपने नोट्स अगर ये प्रॉपरली डिजिटल नोट्स रखोगी, ये डिजिटल नोट्स तुम लिखने के साथ साथ अपने लैपटॉप में या अपनी कहीं फाइल्स में सेव कर लो, और सेव करने के साथ साथ इसको तुम गूगल ड्राइव पे अपनी मेल आईडी पे बैकअप ले लेना। तुम्हारी जो मेल आईडी होती है उसको खोलना, उसमें गूगल ड्राइव अटैच होती है, उसमें इसका बैकअप ले लेना इन नोट्स का, तो तुमको बड़ा आराम मिलेगा बाद में कभी भी रिवीजन में, चाहे तुम 1 साल बाद करो। क्योंकि गूगल ड्राइव एक ऐसी चीज होती है कि तुम्हारी वो मेल से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, उसमें 15 GB की मेमोरी फ्री दी जाती है। तो आप 2-4 अपनी ऐसी फर्जी मेल बना लीजिए और उनके बस आईडी और पासवर्ड याद रखिए
और कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो मेल खोलिए, गूगल ड्राइव पे जाइए और अपना रिवीजन चालू कर दीजिए। तो आपको अपने नोट्स के लिए कहीं पे भी जरूरत नहीं है दोबारा कुछ करने के लिए, सारा बैकअप आप अपनी गूगल ड्राइव पे लीजिए। कई लोग व्हाट्सएप पे रखते हैं, कई लोग किसी तरीके से रखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मोबाइल सर वो खराब हो गया, तो खराब हो गया, तो फिर मोबाइल में ना रखो, उसको गूगल ड्राइव पे बैकअप लो। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैं भी डाल देता हूं हेडिंग, दिस इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक reactions. This is types of organic reactions. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कई सारी होती हैं। सबसे पहली ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नाम से ही क्लियर है, कोई रिएक्शन थोड़ा नहीं, फर्जी टाइप होती है। जैसे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखनी है तो हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3Br प्लस NaOH, उसमें कुछ नहीं होगा, NaBr बाहर चला जाएगा, CH3OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको बता दी है, लेकिन इसका रूप बहुत खतरनाक होता है अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप डिटेल में पढ़ें। इसका रूप तुम्हें हम बताएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर तुम्हें बताएं इसका खतरनाक रूप, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से अपना वाहियात रूप ले लेती है। अभी तो बहुत आसान से दिखाई दे रहा है कि OH ने जा करके अटैक कर दिया, CH3 से जुड़ गया, NaBr बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा होता अभी इसमें इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर OH का अटैक आसान होता है, लेकिन अगर हम यही हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स कर लें तो यहाँ पर OH का अटैक आसान नहीं होता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी है, अभी तो मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एल्किल हैलाइड पर NaOH ने रिएक्शन किया है और मिथाइल अल्कोहल बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया है। तो ये रिएक्शन में याद रखो, मैंने अभी जो रिएक्शन लिखी है इसको अपने आप से चेंज मत करना। तुम ऐसे मत समझो कि इसको अगर हम टर्शरी एल्किल हैलाइड भी ले लें तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिंट देते हैं, जो मैं फिर आपको 6 महीने बाद क्लियर करूंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये दे रहा हूँ कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये दो तरह की, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। मतलब SN1 SN2। SN2 अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये फेवरेबल होती है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की, और SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के लिए फेवरेबल होती है, टर्शरी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब बताया है कि इसमें ऐसा कोई हाईफाई काम नहीं होता है। ज्यादातर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो एल्केन्स देते हैं और एक मॉलिक्यूल रिप्लेस होकर के दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। लेकिन इसके आगे की जानकारी भी है जो अभी हम आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी आपको उतना बताने लायक कभी नहीं बताया है, लेकिन थोड़ी सी हिंट जरूर दे रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक SN1 होती है, एक SN2 होती है। जो SN2 होती है वो फेवरेबल होती है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के लिए, और जो SN1 होती है वो फेवरेबल होती है टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं, पता पड़ा तुम्हें याद ही ना रहे 6 महीने बाद, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। The reaction in which an atom of, फिर से बोल रहे हैं, the reaction in which an atom
और एन एटम के बाद और है, क्या है, और group of atoms, the reaction in which an atom or group of atoms in molecule is replaced or substituted by different atoms are called substitution reaction. Substitution reaction. ठीक है, तो ये हो गया, उसके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें कुछ ऐसा काम नहीं होता। तो ये बेटा पहले टाइप की रिएक्शन हमने बताई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ज्यादातर ये एल्केन देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा खतरनाक काम नहीं होता है। मैं तुमको एक दो एग्जांपल और भी लिख के देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे बेंजीन का जब आप नाइट्रेशन करते हैं, तो अब तक आपको रट गया होगा कि नाइट्रेशन के लिए सर बार बार क्या लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जब ये लेते हैं तो बेंजीन का नाइट्रेशन होता है और आपकी नाइट्रोबेंजीन बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन का एक H हटता है और NO2 आकर के जुड़ जाता है, यानी बॉन्ड आपने एल्केन वाला बॉन्ड तोड़ करके NO2 को रिप्लेस कर दिया। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी हम जो लिखने जा रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें लग रहा है कि तुम 4 साल से लिख रही हो कि मीथेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है, और ये रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और ये तब तक कार्बन के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं क्लोरीन से जब तक वो खत्म ना हो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया है कि ये एल्केन्स देते हैं, मतलब इसमें C सिंगल बॉन्ड C जो होता है वो उससे जो अटैच C कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड से अटैच जो दूसरा एलिमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आकर के जुड़ जाता है। ओके, तो बहुत देर से बता दिया, अब आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हेडिंग डालिए, दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है, उसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। आवाज आ रही मेरी? यस सर। एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट जैसी हो गई? नहीं, वो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होती है। नहीं बेटा, वो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे इसको, आप सब्स्टिट्यूशन ही कहिए। डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटे बचपने का शब्द है, वो तुम अपनी अभी जो क्लास में यूज हो रहा है तो यूज कर लेना, वो धीरे धीरे हट जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन लिखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा तुमको समझा देते हैं, पहले समझा देते हैं फिर लिख देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन तो हम तुमको बताते बताते भी क्लियर कर चुके हैं कि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। कभी भी आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना हो तो समझ लो एडिशन रिएक्शन। अब बेटा जैसे मैंने अभी सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताया ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर 2 तरह की होती है ना। वैसे ही बेटा तो थोड़ा हमने उसमें छुपा लिया क्योंकि अभी हमने इतना लायक नहीं बनाया तुमको, थोड़ा थोड़ा फिर समझा रहे हैं। वैसे ही बेटा एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन भी 2 तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक। ज्यादातर जो डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो डबल बॉन्ड पे ज्यादातर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भविष्य में पढ़ने लगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले आप ये तो जानिए कि एडिशन रिएक्शन से होता क्या है। ठीक
है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चलनी है, ऊपर की सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं पहुंचना है, क्योंकि ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने पे फिर आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपसे एक दो क्वेश्चन होंगे, बाकी होंगे। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, हम इसको बताते हैं इसका एग्जांपल। देखिए बच्चों, HCH डबल बॉन्ड CHH प्लस Br2, तो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 Br है, एक Br इधर जुड़ जाएगा, एक Br इधर जुड़ जाएगा। लेकिन सर इस रिएक्शन के अंदर घुसना हो तो आप घुसेंगे कैसे? अब देखा वो बाद में बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। देखो Br2 है, ये Br2 ब्रेक हुआ होगा, एक Br प्लस में एक Br माइनस। तो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, डबल बॉन्ड एक तरह से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि Br सबसे पहले जाके डबल बॉन्ड पे, कौन सा Br जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वही जाके Br अटैक करेगा। Br मतलब कैटा मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो उसको एडिशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये सब डराने के लिए लोग हो सकता है तो मैं लिख दे, तो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। कई लोग इसको एडिशन प्रोडक्ट भी कई लोग इसको एडिशन प्रोडक्ट भी लिखते हैं, तो मैं एडिशन प्रोडक्ट लिखे देता हूँ। एडिशन प्रोडक्ट भी कई लोग इसको लिखते हैं। और लिखना चाहो और लिख दो, अभी तो हमने तुमको बहुत देर तक एक रिएक्शन पिछले टर्न से तुमको हम बता रहे हैं, वो लिखना चाहो वो भी लिख दो। ठीक है, क्या बताते हैं यहाँ पे? Br जुड़ेगा और यहाँ पे CH, ये भी एडिशन रिएक्शन। और लिखना चाहो और लिख लो, CH3CHO। ये देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसको HCN से रिएक्शन कराते हैं। HCN सॉरी HCN, CN मतलब साइनाइड, HCN। तो उसमें बेटा प्रोडक्ट बनेगा CH CH3 CnOH। ये बेटा बन रहा सर आपका आ गया एडिशन प्रोडक्ट, ये आपका आंसर आ गया। इसको कहते हैं ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन करके तैयार। ओके, अब बेटा हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं। आगे हेडिंग डालिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे थोड़ा सा लिख तो दें इसके बारे में, रुको रुको रुको, लिख दे वरना तुम भूल जाओगी। रुको, लिखो एडिशन रिएक्शन के अंदर लिखो बेटा, थोड़ा सा लिख लो। द organic reactions in which two molecules react to form a single product having all the atoms of the combining units, having all the atoms of combining units are called addition reaction. एडिशन, RXN का मतलब एडिशन रिएक्शन। अगर हम RXN लिख देते तो उसका मतलब रिएक्शन है। उसके आगे बेटा हम आगे हेडिंग डालते हैं, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। राधिका आवाज आ रही है?
यस सर। तुम्हारी बहन भी बैठी है क्या साथ में? यस सर। अच्छा, वो भी पढ़ रही है? अच्छा, वो देखती रहती होगी, उसको मजा आता होगा। यस सर। चलो ठीक है। लेकिन उसको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आ गई होगी। पूछो, वाटर का फॉर्मूला देखो, बता पा रही है? सर उसको पता है इतना। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला पता है। वो कौन सी क्लास सर में है? सर 5th। अच्छा, 5th में है। अच्छा तो चलो। उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ये सब पता है। अच्छा, पूछो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछो। नहीं सर उसको नहीं आता। अच्छा, तुमको आता है फेरस सल्फेट का? यस सर। बताओ। FeSO4। अच्छा, फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? SO4 नहीं। फेरस सल्फेट एक ऐसा सल्फेट है जिसको हीट करते हैं तो दो तरह की गैसेस निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना? और आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। FeSO4 इसको अगर हम हीट करेंगे, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो बनता है Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ये बनता है। चलो ठीक है, जब आएगी आगे बताएंगे। चलो उसको तुम ये बता दो कि सर ने कहा है कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, उसको बता दो। फेरस सल्फेट का होता है FeSO4। बता दो, बताया? यस सर। कि वो सुन रही है? अच्छा, उसको आवाज आ रही होगी। चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बहुत छोटा सा काम होता है, लेकिन होता बहुत खतरनाक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम तुम्हें आज पढ़ा रहे हैं और ये जेई एडवांस तक यूज होगी। है छोटा सा काम, लेकिन यूज बहुत आगे तक चलती है। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले हम लिख देते हैं इसके बारे में, वरना फिर हम भूल जाते हैं। पहले लिख देते हैं द reactions in which two atoms or groups of the molecule are removed are called elimination reaction. तो देखो बेटा, किस तरह से रिमूव किया जाता है वो हम तुम्हें हाईलाइट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा CH3 CHBr, ये मैंने लिखा। अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया एल्कोहलिक KOH। क्या लिख दिया? एल्कोहलिक KOH। तो बेटा एक दो तरह के KOH होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। तो अगर एल्कोहलिक KOH लिखते हैं तो बेटा देखो उसमें क्या काम होता है, इसमें ये जो HBr है ये रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? HBr रिमूव हो जाता है। इस तरह की रिएक्शंस का नाम तुम आगे चल के पढ़ोगी, हो सकता है तुमने पढ़ा भी हो क्योंकि ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन उसका नाम दूसरा होता है। उसको कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जैसे तुमने डिहाइड्रेशन सुना है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी बाहर निकाल देना। उसी तरीके से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब Br। अगर हम डी का मतलब रिमूव करना, किसको रिमूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली? हाइड्रोजन और ब्रोमीन को। तो उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये H और Br मतलब इनको रिमूव कर देता है, तो उस चक्कर में दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाती है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होता है, इसको हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। लेकिन अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, वो
वो हम तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा बता देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में यूज होता है। क्या है वो है CH3 CH2 Br। अगर कोई ऐसे लिख दे और एल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH लिख दे तो यहाँ पर HBr नहीं निकलता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, Br हट करके OH आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली Br हट करके OH आ जाता है और KBr बाहर निकल जाता है। आप साइड प्रोडक्ट, आपकी मर्जी है, साइड प्रोडक्ट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे टारगेट करना होगा, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने होते हैं। तो बेटा ये जो अभी हमने बताई ये रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें इतनी दर्जनों बार मिलेगी कि तुम कहोगी इतनी बार यूज करनी थी इसको। बिल्कुल, तो मैं ये डब्बे में डाल देता हूँ ये वाली रिएक्शन। तो मैं एक डब्बा बनाता हूँ, उसमें इसको डाल देता हूँ। तो ये बन गया बॉक्स। तो मैंने इसको बॉक्स में उठा के डाल दिया। ऊपर वाली रिएक्शन को मैंने ऑलरेडी आपको नाम बताया कि इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन भी कहते हैं, ये भी इसका नाम। ओके, अब इसके अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ नाम बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब नाम ही से क्लियर है कि एलिमिनेट करना है किसी ग्रुप को। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से करी जाती है। ठीक है, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं और वो आज की लास्ट रिएक्शन हो जाएगी। उसका नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। उसका नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है। कंडेंसेशन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वाटर बाहर, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या तुमने कभी कोई कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी है? तो राधिका कहेगी यस सर मैंने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? कोई नाम जानती हो? बताओ। कहोगी सर हम जानते हैं, उसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। सर आपने एल्डोल कंडेंसेशन पूरी पढ़ाई थी, उसके सिम्टम्स भी लिखाए थे। आपने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास जो भी हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जब तक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगी ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। मैंने तुम्हें इस तरह से बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CH3CHO उसको लिख लेते हैं। देखो मैंने CH3CHO लिख लिया। फिर मैं क्या करता हूं, उसके अल्फा कार्बन का एक H निकाल लेता हूं। तो आपकी रिएक्शन क्या है? आपकी रिएक्शन है CH3CHO, बेस की प्रेजेंस होती है, पहला पार्ट। फिर आप इसको हीट करते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो क्या करते हैं, इसके दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल लेकर के उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम अलग कर देते हैं। ठीक, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद राधिका हमने क्या बताया था? कहोगे सर आपने बताया तो था, याद नहीं आ रहा है। आपने बताया था कि O को देते। हाँ हाँ बताओ सर। H को O को दे देंगे, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और वो मतलब CH2CHO C के साथ एक बॉन्ड बना देगा। हाँ ठीक है, आखिर तुम्हारी आवाज आई गई। तो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं कि मैंने बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो दे देते हैं O को। ये देखो अल्फा हाइड्रोजन, और बाकी बेटा ये जो भी पार्ट होता है, ये देखो ये जो भी पार्ट होता है वो दे देते हैं हम कार्बन। ये देखो हमने कार्बन को दे दिया। उसके बाद मैंने बताया था ये फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब आपको क्या करना है, उसको कंडेंस करना होता है। कंडेंस का मतलब हम इसको हीट करते हैं और वाटर बाहर निकालते हैं। कैसे हीट करके वाटर निकालते हैं? मैंने बताया था अल्फा का H बाहर निकलता है और बीटा का OH बाहर निकलता है।
तो मैंने उसको तरीके से लिखना बताया था। मैंने बताया था ये जो C है उसका एक H ऐसे लिखो और एक H ऊपर की तरफ मूव कर दो, और क्या करो, ये वाटर बाहर कर दो। वाटर बाहर करते ही दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, और कम होते ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते क्या हुआ, बीच में वाटर निकला है बाहर। जब वाटर बाहर निकलता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यही होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, जो आपको मैंने पहले इसलिए ही बता रखी थी कुछ रिएक्शंस मैंने आपको, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको डिफिकल्ट ना लगे। अब तुमको ये रिएक्शन बड़ी आसान लग रही होगी, तुम्हें बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। आनंद आ रहा है तो हम एक और कर देते हैं, CH3COCH3 बेस की प्रेजेंस और हीट। तो करो बेटा, कैसे करोगी? कहोगी सर बहुत आसान है। सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप लिखेंगे, उससे अटैच एटम लिख देंगे, फिर दोनों ही कार्बन अल्फा है, दोनों में से किसी को भी अल्फा मान करके उसका एक H बाहर निकाल देंगे। फिर एक छोटा सा काम करेंगे, ये वाला जो H है वो देंगे O को, और ये जो पार्ट है वो दे देंगे इस कार्बन को। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। चलिए बेस की प्रेजेंस में दे दीजिए, और इसी के साथ आपका वाटर भी निकलना चालू हो जाएगा। ये देखो OH, CH2 CO CH3। CO फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अल्फा का जो H है वो बाहर करेंगे। तो अभी मैं बाहर करता हूं, ये देखो ये मैंने अल्फा का H बाहर कर दिया, और मैंने क्या किया, फिर वाटर को बाहर निकाल दिया, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। तो ये देखो मैंने हीट किया, वाटर बाहर निकला, और ये कार्बन CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ना बने तो समझ लेना तुम्हारा गलत है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। बाकी अब फिर हम लोग क्लास करेंगे। तो बेटा ये बताओ, कल तुम 8 बजे क्लास करोगी? सर कल मेरे घर पे पूजा है सर, हम लोग ट्यूसडे को कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूसडे को सवेरे 8 बजे रख ले। यस सर। अच्छा बस एक सेकंड देखिए जरा, ट्यूसडे को 8 बजे ठीक है बेटा, हम लोग ट्यूसडे को 8 बजे। अच्छा ये बताओ सर सवेरे वरना 8, वेंसडे को रख लीजिए। वरना वेडनेसडे को रख ले। यस सर। अच्छा सुनिए, हमारी बात बताओ, जरूरी थोड़ी नहीं हम लोग सवेरे पढ़े, हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तुम रात में भी तो खाली होती होगी। तो सर फिर आप ट्यूसडे को शाम को ले लीजिए। हाँ वही हम भी कह रहे थे, हम लोग ट्यूसडे को शाम को कर लेते हैं। तो ट्यूसडे को शाम को हम लोग कितने बजे कर ले? 7 बजे कर ले? यस सर 7 o'clock। ठीक रहेगा कि और लेट कर दें? नहीं सर 7 ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्लास अभी डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग की क्लास कब होगी अब? ट्यूसडे at 7 PM। ठीक है। यस।